हेलो बच्चों, राधे राधे बच्चों। वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, सर्दी से भी बचे हुए हो क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और DSSB की भरमार चल रही है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, DSSB ने PGT की वैकेंसियाँ निकाल रखी हैं। अभी तो उनका वो चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद TGT के भरने शुरू हो जाएंगे 8 फैब से लेके 8 मार्च तक। ठीक है, तो आई होप सब अप्लाई कर देंगे, सब रेडी भी है पेपर देने के लिए। तो जो बच्चे नए फील्ड में आए हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, सबको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिली होंगी बहुत सारी। मतलब इनफैक्ट यूट्यूब भरा पड़ा, आप एक नाम से सर्च करोगे तो मेरे जैसे ही बहुत सारे टीचरों की वीडियोस खुल के आ जाती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से करना है। और ये सबको पता होगा, मैंने भी वीडियो बना चुकी हूँ मैं इस पर कि TGT के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या इसका सिलेबस में आता है। देखो, इसका सिलेबस ना आना तो चाहिए, कहाँ तक का, ग्रेजुएशन से बिलो। पर ये कभी कभी MSc के सब्जेक्ट एक आधे पेपर के 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि DSSB कहा हुआ है भाई, अनप्रिडिक्टेबल है ये, कहाँ से पेपर बना दे खुद इनको नहीं पता होता। और फिर डिस्क्रिपेंसी मिलती है कम से कम भी 25-25 क्वेश्चनों में, तो वो इग्नोर हो जाते हैं सब बच्चों के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया वगैरह सबको पता है कि 40% चाहिए होता है, अदरवाइज आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे जब तक आप। और इसका पेपर 200 नंबर का आता है, 100 नंबर प्योर मैथ, 100 बाकी का जो जनरल पार्ट है। DSSB हर किसी के लिए एक जनरल पार्ट रखा हुआ है, कोई भी पेपर दे लो जनरल पार्ट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है 100 नंबर का सब्जेक्ट, जिसमें 90 के तो आपके आते हैं क्वेश्चन, 10 का आता है पैडागोजी। ठीक है, और जो बच्चे पैडागोगी बोलते हैं ना, बी अवेयर, खुद का मजाक मत बनवाया करो, दिस इज अ पैडागोजी, गोजी बोला जाता है उसको। ठीक है, और कहीं कहो कि जी तो मैडम पहले भी आया था, जी बाद में भी आता है, तो कैसे पैडागोगी हुआ ना, पैडागोजी होता है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से B.Ed करके आओगे तो पता चलेगा कि क्या प्रोनाउंसिएशन होती है। मतलब मेरा मन करता है कभी कभी बता दूं कि इतना गलत प्रोनाउंसिएशन चल रहा होता है यूट्यूब के ऊपर, कोई भी वीडियो बना देते हैं क्योंकि फ्रीडम है सबके पास, पर गलत प्रिडिक्ट करते हो, गलत ही कन्वे होता है, गलत एक्सप्लेनेशन होती है, बच्चे मिसगाइड होते हैं फिर। ठीक है, तो मैं क्या बताती हूँ, 10 नंबर की पैडागोजी आती है, वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। सीटेट के लिए भी आपने पढ़ी होगी, वो भी इनफ है, वो भी करके जाओगे तो भी इनफ है। आपको 40% TGT के जो मेन कोर्स होता है आपका, उसके अंदर लेने होते हैं 40%, उसमें तब जाके आप क्वालिफाइंग माने जाते हो। और इसके अंदर ऐसा टारगेट करके कभी मत चलना कि 100 लेने हैं, कभी नहीं ले पाओगे। हकीकत से वाकिफ हो जाओगे, एक बार पेपर दे लोगे, पर अगर अभी हो जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि एक बार अटैम्प्ट जाने के बाद दूसरे अटैम्प्ट पे आंखें खुली तो फिर क्या फ़ायदा। तो पहले पे, क्योंकि ना पेपर 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लोगे भी 1 घंटे में पहला करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो स्कोरिंग होता है। मैथ वाला अगर कोई बच्चा सिलेक्शन से छूटता है तो वो इसलिए क्योंकि जनरल पार्ट वीक होता है उनका। ठीक है, मैं स्ट्रेटजी समझाने लग गई हूँ, मुझे पेपर का सोल्यूशन कराना है। मेरे पीछे लिखा हुआ भी 2021 का जो फीमेल वाला TGT का पेपर था, उसका मैं सोल्यूशन कराने जा रही हूँ। इसके अंदर आपको बता भी दूंगी कि कहाँ कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर MSc में से भी उठाया हुआ है, जो कि इनकी बहुत गलत बात है, नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन B.Ed है तो मास्टर्स का सब्जेक्ट उठाने का मतलब ही कोई नहीं बनता। ठीक है, और मैं क्या बता रही थी, टारगेट वीडियो में बता दूंगी कि कितना टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पता क्या होता है बच्चों, आपका 100 नंबर का मैथ है ना, वो 90 + 10 है, 10 पेडागोजी है। इस 90 में से आप 45 ले गए ना, तो ये समझ लो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, आप डोजियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आ जाता है। इतना कंपटीशन, इतना तगड़ा पेपर देते हैं ये। और PGT की तैयारी कर लो, क्योंकि देखो मास्टर्स नहीं है अगर आपके पास, फिर आप ये पेपर कर रहे हो, आपको थोड़ा टफ लगेगा। मास्टर्स करके TGT कर रहे हो ना तो आसान लगता है। हर किसी मास्टर MSc वाले बच्चे को TGT आसान ही लगता है। किसी से पूछ लेना है, वो दिल से उनकी आवाज़ ही आ जाती है यार सच में आसान, क्योंकि मास्टर्स मजाक नहीं है। ठीक है, तो 40% का 45% का होता है कि इसमें इतना ले लो अगर आप। ठीक है, वो आपको पता ही है कि 2020 क्वेश्चन के आपके क्या खुलते हैं, पार्ट्स बनते हैं, CBT होता है, ऑनलाइन पेपर होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये CBT बोलते हैं इसको। तो ये सब है, ये और किसी वीडियो में भी बता दूंगी। पार्ट 1 है बच्चों, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, लेंथी क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, छोड़ के जाना है या वहीं पे खड़े रहना है, ये भी बता दूंगी। कोई, चलो सभी बता देंगे साथ के साथ ही। क्वेश्चन 101 to 120, क्योंकि बाकी के 100 तो जर्नल पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर भी 20 नंबर का मैथ आता है, कोई चक्कर नहीं है, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक, रीजनिंग कुछ ये आता है, आप कर पाओगे इसको। ठीक है, ये मैं नहीं कहती कि सारे पर 40 में से 20 तो आपके कहीं नहीं गए, आप मैथ वाले बच्चे हो। ठीक है, अगर देखो
कई बार ऐसा होता है बच्चों के ग्रेजुएशन तो कर जाते हैं मैथ के साथ, पर फिर भी मैथ कमज़ोर ही होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हलवा नहीं है भाई मैथ। और अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा था फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर किसी और, क्योंकि अच्छा है तो वो मास्टर्स में गया होगा पक्की बात है, कमज़ोर है तो वो किसी और मास्टर्स में गया होगा, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीसीएम वाला, या कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर साइंस से कर देगा, बहुत फील्ड है मास्टर करने के भी। उसके बाद अगर वहाँ नहीं गया, बीएड करके टीजीटी की तैयारी करने लगा, तो थोड़ा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि वो किस लेवल पे मेंटल लेवल स्टैंड करता है, कितनी उसको मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना असलियत से खुद वाकिफ़ रहा करो कि इतना हमें आता है, इतनी हमें मेहनत करनी है। जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे ना कि इतनी मेहनत करनी है, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो गई है बातें आई थिंक। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, देखो क्वेश्चन। और ये ना ऐसे भी है, देखो पीजीटी वाला जो पेपर सॉल्यूशन आता है ना, उसके अंदर नंबर डाले हुए हैं, जैसे कि अगर ये एक 101 है ना तो 101 लिखा होगा, 201 है तो 201 लिखा होगा, क्योंकि उसके अंदर 300 क्वेश्चन आते हैं ना, 200 नंबर का मैथ, उसके अंदर 20 की पैडागोजी, 180 का मैथ, और 100 बाकी जो जर्नल आते हैं। इसके अंदर पता है क्या कर टीजीटी के अंदर है, इसके हर एक 20 वाले में नंबरिंग 1 to 20 है, ऐसा नहीं कि 101 से, जैसे मैंने बोला ना 101 से, अब 101 तो मैंने लिख दिया ना, क्योंकि 100 बाकी के हैं, बाकी हम अपने 90 मैथ के करने वाले हैं। पैडागोजी मेरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ हुआ तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज 90 तो मेरे पक्के हैं, मैंने आपको कराने हैं। ठीक है, तो इन्होंने नंबरिंग ना 1 to 20 चलेगी हर एक पार्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो इन्होंने दिया, व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू। सारे बच्चे पेन कॉपी लेके पढ़ना, क्योंकि हवा में मैथ नहीं होता कभी भी, और हवा में मैथ कर लिया फिर दिमाग घूम जाएगा कि कैसे करें, क्योंकि जब तक पेन कॉपी नहीं लिया है तब तक मैथ तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन बतानी है प्लेन की। प्लेन की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, देखो वेक्टर और कार्टेशियन दो होती हैं। कार्टेशियन वेक्टर में क्या लिखते हैं, r डॉट a और d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, a पासिंग वेक्टर होता है, ये n, ये देखो r डॉट n d। ठीक है, r डॉट a, सारों में डिफरेंस बता दूंगी, यहाँ पर d होता है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, इनमें क्या फर्क है, देखो एक पासिंग पॉइंट पता होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगी ओरिजिन से। 12वीं क्लास का क्वेश्चन है, 2D 3D आती है अपने पास, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी अगर इसकी कार्टेशियन में तो ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है, और एक ये आती है ax नहीं x अपॉन a y अपॉन b प्लस में z अपॉन c इक्वल टू 1, ये होती है इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कार्टेशियन इक्वेशन, ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म्स। ठीक है, वेक्टर फॉर्म्स 2-3 टाइप की होती है। देखो सबसे पहले आपको एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर पता होना चाहिए, एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अगर पासिंग पॉइंट परपेंडिकुलर वेक्टर पता है, पासिंग पॉइंट नहीं पता, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से इसकी इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगी, देखो क्या क्या बनेंगी बता देती हूँ मैं। आर, अगर आपके पास है एक पासिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरा इन्होंने देखो क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए और परपेंडिकुलर टू वेक्टर, माने कि परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है ना, तो एक तो हमारे पास पासिंग पॉइंट दे दिया ए, और एक दे दिया है परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि हम एन कैप लिखते होते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पॉइंट है बच्चों, देखो या तो ये बनती है, ठीक है, कभी कभी इधर 0 भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बनती है, अगर पासिंग पॉइंट है तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, पासिंग पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या दिया हुआ आपको, देखो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या दिया हुआ है, ओ, ये देखो ऐसा लिखा हुआ है ओ और ऊपर डंडा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 0 वेक्टर है, तो आप यहाँ पर 0 वेक्टर लिख दोगे, कहाँ पर, एन कैप की जगह पे 0 वेक्टर लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर 0। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस वेक्टर के है, तो मतलब ये वेक्टर भी तो इसके परपेंडिकुलर हुआ ना प्लेन के, तो परपेंडिकुलर वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, कोई डाउट इसमें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बस इक्वल टू 0, क्योंकि पासिंग पॉइंट दे दिया ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर देखो सिर्फ और सिर्फ ये दिया होता, क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर दे देते हैं, कई बार सिंपल वेक्टर दे देते हैं, यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो यहाँ पर डी दिया होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर पासिंग पॉइंट दे देता है ना, तो ये डिस्टेंस की ये पता हो हमें कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, 2-3 पॉइंट दे रखे हो तो ऐसे बन जाती है, अभी r माइनस a1
और A2 माइनस A1 और जो कंडीशन दी होती है, ठीक है। ऐसे करके भी काफ़ी टाइप से इक्वेशन है, ऐसे भी बनाते होते हैं भाई। अगर 3 पॉइंट दे रखे होते हैं तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, या फिर x1 ही चलता रहता है यहाँ पे, फिर y माइनस y1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z3 माइनस z, अरे यहाँ पे कहाँ से लिख दिया, y3 माइनस y1, और इधर सिंपली z के चलेगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 कर दोगे तो ये कार्टेशियन में पासिंग फ्रॉम 3 पॉइंट एक प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। ये मल्टीपल फॉर्म्स है, ठीक है। बहुत डिटेल में भाई धीरे धीरे करा दूंगी किसी क्लास में, और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, फ्री में डाल देंगे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। आंसर कहाँ बन गया, ये बन गया। अरे 2 क्यों लिखा हुआ इसने, अच्छा ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों, ये मेरे को लगा इसके आगे 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, ओके। ये ना इसके ऊपर भाई पीडीएफ जो थी मेरे पास, उसके अंदर ना क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, और मेरे पास 2 पीडीएफ थी, मैंने दूसरे वाली में से उठा के लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, एक्स क्रॉस वाई कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। किस टाइप के आएंगे एक्स क्रॉस वाई के अंदर एलिमेंट, ए बी टाइप के, ए करता है एक्स में बिलोंग, वाई करता है बी में बिलोंग। अब ये दे रखा है मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एम है, माने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं, एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितना है, एन है, ठीक है। ये पूछा कार्टेशियन में कितना होगा, सब जानते हो, मल्टीप्लाई कर दो, एम क्रॉस एन होता है, ये रहा आंसर। ये भी कोई पूछने की बात थी नहीं थी ना। फंक्शन एंड रिलेशन का जो क्वेश्चन चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर 12th में, देखो सही से बात बता दूं, 2014, 18 और 21 में पेपर हुए हैं DSSP के, उन सब के अंदर ऐसा था, कभी तो इन्होंने 9th 10th पे फोकस कर दिया, ज़्यादा सिलेबस दे दिया, कभी दे दिया 12th का सिलेबस ज़्यादा, कभी दे दिया ग्रेजुएशन का ज़्यादा, ठीक है। ऐसे करके दिया। इसके अंदर ना मेरे को भी लगता है कि ग्रेजुएशन ज़्यादा दिया है, और मास्टर्स के डाल दिए क्वेश्चन बेमतलब का, पता नहीं क्या ही मन कर रहा है इनका। और वो आगे आएगा ना क्वेश्चन, तब बताऊंगी कि कौन सा मैथ उठाया है, जो कि हर यूनिवर्सिटी में लगता भी नहीं है। मास्टर्स के अंदर जब स्पेशलाइजेशन में जाते हैं ना, आप, मेरा स्पेशलाइजेशन प्योर से है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो हमारे पास ऐसा होता है, सब्जेक्ट टीचर बदल सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। 1 या 2 मैथ ऐसे होते हैं जो बदले जाते हैं, और 1 मैथ तो ज़रूर ही। तो इसके अंदर जो मैथ लिया हुआ है ना, वो हमारी यूनिवर्सिटी ने लगवाया भी नहीं था, हमारे वेवलेंथ लगा था, ठीक है। और यूनिवर्सिटी भी मेरी KU की थी, कैंपस से, ऐसा भी नहीं था कि कोई भी आके कुछ भी सिलेबस डाल देगा। वहाँ तो वशिष्ठ सर और रामकरण सर जो कह देते थे वही हो जाता था, हमारे वही चेयरमैन थे जब मैंने वहाँ से करा। देखो मैक्सिम, आप कहोगे मैडम क्वेश्चन कुछ बता रही है, बात कुछ कर रही है, वो दिमाग में ऐसे सेट हो रखा है। मैं कहा ऐसा मजाक थोड़ी करते हो, तो वो भी दिल्ली ऐसा मजाक कर रही है, सेंटर मतलब कैपिटल हमारे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती है। देखो एक फंक्शन दे रखा है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये जो डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर हम जब डिफरेंशिएशन कर चुके होते हैं, रोल्स थ्योरम कर चुके होते हैं, लेग्रांजे थ्योरम कर चुके होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम क्या निकालना सीखते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा, किस पॉइंट पे मिनिमा देगा, ये सब निकालना सीखते हैं। तो ये वहीं से क्वेश्चन आया है। अब इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो वो कैसे निकालोगे, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। देखो इसने कोई इंटरवल वगैरह नहीं दिया हुआ, अगर इंटरवल होता तो हम इंटरवल के पॉइंटों पे रख के ट्राई भी मार सकते थे, और डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर नहीं सकते। कर ये तो आंसर दे रखा है ना, वैल्यू क्या होगी, कोई ऑप्शन थोड़ा ना दे रखा है, एक्स की वैल्यू ये होगी तो fx की वैल्यू ये आ जाएगी, नहीं ना। तो पहले इसके पॉइंट निकाल लो, कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो और फिर उसको रख दो 0 के इक्वल। तो जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों पे चेक करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आना, पॉइंट ऑफ मिनिमा आना, फिर मैक्सिमम मिनिमम क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है ये। तो देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी एफ अपॉन में डी एक्स, तो 3x² प्लस के 4x, इतना आ गया। बस इसको 0 रख दो, क्योंकि 1 का करोगे तो डेरिवेटिव 0, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 4 अपॉन में 3, 2 वैल्यू आ गई। अब ये 2 वैल्यू वो है जिन पे या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। वो कैसे पता चलेगा, पहले आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद देखो क्या मिलता है, d² f अपॉन dx² करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 6x प्लस में 4 आ गया। अब यहाँ पर जब आप इसको मैं f2 लिख दूँ, अगर f2 ही लिख देती, ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ बच्चों, या ऐसे लिखा जाता है ये। अब घर के नोटेशन देंगे तो कंफ्यूज ही होंगे, ठीक है। 0 रखोगे तो इसके अंदर 4 आ गया, माने कि ग्रेटर देन 0, माने कि x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा,
ठीक है, उल्टा चलता है बच्चों। अगर ये ग्रेटर देन 0 दिख रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 आ जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है। तो अगर मिनिमा पूछा होता तो 0 को उठा के इसमें रख देते, तो इसकी 1 वैल्यू आ रही है, वो होती मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम की बात आ रही है तो मिटाई देना चाहिए, तो है ही नहीं ना हमें। अब ये था ना, ठीक है। इसके अंदर आप क्या रखोगे, माइनस के 4/3 रखोगे। तो आपने देखा भाई माइनस यहाँ पे जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस के 8 प्लस के 4, दैट इज -4 लेस देन 0, मतलब -4/3 x इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 3 से घटा दो, ठीक है, माइनस के आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अब ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा है तो इसी पॉइंट को उठा के फंक्शन में रख दो, आंसर आ गया आपका। ये लो भाई, फंक्शन के अंदर रख देते हैं f ऑफ -4/3। इसको क्या करना है, पहले क्यूब करो। अरे थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा ही लग रहा है कुछ, ठीक है। 4 बार करोगे, 4 चौके 16 चौके 64, माइनस के 64, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस है ना तो प्लस बन जाएगा। 4 चौके 16 दूनी 32, 3 तिया 9, प्लस में 1 है। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो इसने कहा है आएगी तो ये प्लस की टर्म, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 तो ये आ नहीं रहा, तो आंसर तो यही आ रहा है आपका, ठीक है। पर इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा, कटता तो ये है नहीं, 27 ही लिखना पड़ेगा नीचे। ये लो भाई 27, माइनस के 64, प्लस में 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस में 27। तो जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो कर लो बच्चों, थोड़ी सी तो मेहनत मजदूरी आप भी करो, पेपर आपने करना है, सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। 7th ग्रेड पे है इसका, टीजीटी का, और पीजीटी वालों का 8th ग्रेड पे है। अभी राइट नाउ जो लगेगा आपकी सिलेक्शन के जस्ट बाद। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेती हूँ, 6 6 12, 1 13, 1 10, 2 12, माइनस में 64 करेंगे तो 9, और 11 में से 6 गए 5, और 59 को अगर मैं 27 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 27 दूनी 54। अरे पता तो चल रहा है पॉजिटिव का 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये रहा ना आंसर। आगे तो करना मत, ठीक है, मत करना, बातों बातों में मैं करा दूँ तो भी मत करना, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना आपको थोड़ा आंसर के पास पहुँचते ही फिर ऑप्शंस में ढूंढना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से आके आपको एक बात तो लगी कि 1 तो नहीं आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है, तो -1 तो वैसे भी नहीं आ रहा है, आनी पॉजिटिव टर्म है, तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आ रही थी, तो तीनों ही खत्म हो गई। क्लियर है। यहाँ आगे तो मतलब पत्थर की लकीर खींच गई कि वही आंसर बनना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कतई मज़ेदार क्वेश्चन है, इतना मज़ेदार है कि बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं होगा। और एमएससी में जब हम नेट की तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर इतनी सारी मैट्रिसेस की कैनोनिकल फॉर्म, रो रिड्यूस्ड फॉर्म, एक्लन फॉर्म्स बनाते हैं कि याद तो होता ही है। अगर मास्टर्स हो, अगर सिर्फ ग्रेजुएट हो तो कम डील करा होगा इन चीज़ों से, तो उसको थोड़ी मेहनत लगेगी। वही मैंने कहा है, सिर्फ ग्रेजुएट हो तो थोड़ी मेहनत लगेगी, पीजीटी हो तो हवा में कर दोगे। टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन पता है क्या होती है, डायगोनल पे एलिमेंट छोड़ दो, डायगोनल के नीचे वालों को 0 बना दो। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, मतलब ऐसी क्या जरूरत थी कि इसको धरती पे आना पड़ा, रो एक्लन बनाओ। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स की तो ज़रूरत थी, रो एक्लन की क्या थी, जब भी रैंक निकालते हैं या बहुत बड़ी मैट्रिक्स होती है तो हम x2 x3 ऐसे बोलते थे ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे 2x1 + 3x2 प्लस में 4x3 प्लस में 5x4, 5 5 का आ गया मान लो, ठीक है, 5 5 का आ जाता है, ये कहाँ से जाएगा अब, जा भाई, अरे कहीं पे क्रॉस दिख रहा है क्या बच्चों इसमें, चला गया, पता नहीं क्यों आ गया था। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है तो आप इनको सोल्व करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हो, और जितने आपके पास वेरिएबल होते हैं उनको लिख देते हो ऐसे करके, मान लो 5 वेरिएबल है। अब आप कहोगे 5 वेरिएबल को तो हम 5 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपके पास कोई टेक्निक नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि 2 को एक बार ले लो, 2 को एक बार ले लो,
दो इक्वेशन हो जाएगी उसके अंदर से, दो एलिमिनेट कर दो वेरिएबल्स को, फिर दो दो में बचेगी उनको सोल्व कर लो, फिर दो तीन वेरिएबल आ जाएंगे रख रख के, बाकी सारे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। लेंथी हो जाता है पर निकल आता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकाल सकते, पर कोई प्रॉपर ऐसा मेथड नहीं है जैसे स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट रूल है, जैसे क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का तरीका, ऐसे नहीं होता। इनको सोल्व करने के लिए ना हमने मैट्रिक्स मेथड बनाया, मैट्रिक्स बनाया। इसको सोल्व करने के लिए हम रो एक्लन पे आए, हमने ना इसका रैंक निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, हमें रैंक बताना होता था, वो रैंक नैलिटी फिर अगली क्लास में चला जाता था, ठीक है। उसके बाद ना हम इसको रो एक्लन में कन्वर्ट करते थे, कैसे, हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट छोड़ देते थे, इसके नीचे 0 0 बना देते थे, यहाँ पे कुछ मर्जी हो, यहाँ पर एलिमेंट रखते थे, कोई टीचर आपको ये बताए ना 1 रखते थे, बिल्कुल मत मान लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या होती है। अरे पहले इसका आंसर सुन लो, टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन, रो एक्लन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम एक्लन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, ये रूल होते हैं। अगर आपने रो एक्लन में कन्वर्ट करनी है और आपने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया तो आपका आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो एक जिस भी लाइन पे आपने जाना आप उसी पे चलो, कॉलम बनानी है तो कॉलम पे ही बनाओगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाओगे, तो इसका आंसर है ओनली रो ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है। पर अब जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो, ठीक है। भाई रो एक्लन की क्या जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, यहाँ पर एलिमेंट रखना, इसके नीचे सारे 0 बना देना, फिर यहाँ 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 पे एलिमेंट रखोगे, जो मर्जी रुक जाए एलिमेंट, कोई चक्कर नहीं है, फिर उसके नीचे के 0 बनाओगे, फिर यहाँ पर एलिमेंट रखो, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है यहाँ वाला यहाँ 0 बना दो, फिर लास्ट में आगे 5 क्रॉस 5 किया ना। तो इस लास्ट एलिमेंट को जब ना बता रो एक्लन का बता रही हूँ, इस लास्ट एलिमेंट को जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक इक्वेशन आएगी, इसको इसके साथ करोगे फिर एक इक्वेशन, राइट हैंड साइड में एक इक्वेशन चल रही है आपके पास, तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करा तो पहले एलिमेंट के इक्वल पुट करोगे। इसी तरह जब लास्ट की बारी आएगी ना, इस एलिमेंट को x5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक आंसर है आपका जो कि x5 की वैल्यू बनाता है डायरेक्ट। मेहनत कम करनी पड़ी ना सिर्फ इसके अंदर ऑपरेशन लगाने से, और वो वही ऑपरेशंस होते हैं जो हम इनवर्स निकालते टाइम मैट्रिक्स मेथड से हम इनवर्स निकालते हैं, वो ऑपरेशन लगाते हैं वही यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया है, ऐसे तो है नहीं मेरे ख्याल से, मैं पूरा पेपर गो थ्रू होके आई हूँ, नहीं है, अगर आता है रैंक निकालना और कैसे रिड्यूस करनी है तो भी मैं ज़रूर बताऊँगी, बहुत खुशी होगी मुझे, मेरा स्पेशलाइजेशन है प्योर से, मुझे मज़ा आएगा ये कराने में आपको, ठीक है। x5 की वैल्यू निकाल लोगे। अब यहाँ पर जब आप इस रो की बात चल रही है तो यहाँ पर x4, यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर है, जब आप इस रो की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x4 x5 एलिमेंट आते हैं आपके पास, तो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर कोई एलिमेंट रखा होगा उसके इक्वल रखोगे, x5 की ऑलरेडी वैल्यू है, x4 की निकालोगे, x4 x5 आगे x3 की निकालोगे, ऐसे करके सबकी निकाल पाते हो, इसलिए रो रिड्यूस एक्लन की जरूरत पड़ती है। रो एक्लन होती है एक होती है भाई रो रिड्यूस एक्लन, दो दो चीजें हैं ये, उसको कैनोनिकल बोलते हैं। बहुत डीप में चली जाऊंगी मैं इसमें, इस पे आने के बाद तो मैं मतलब जज्बात नहीं रोक पाती आपको ये पढ़ाने के, इसका तो काम ही ऐसा है मेरा। देखो आपके पास ये दे रखा है, चलो ठीक है, ये भी यही दे रखा है, बताना तो था, इसी में आ गया ये ना अलग उसका है पेपर, जो मैंने सोल्व करा ना वो दूसरे उसका है, ऊपर नीचे क्वेश्चन है। ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर इन एक्लन फॉर्म, अभी एक्लन बताइए, आपको समझ आई, ठीक है। उसके बाद ऑल मैट्रिसेस इन एक्लन फॉर्म आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पूछ रहे कौन सी सच है कौन सी झूठ है, सारी बता देती हूँ आपको, आप खुद ही जज कर लेना क्या है और क्या ये पूछना चाहता है वो भी देख लेना। देखो अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं, अपर ट्रायंगुलर कहता है यहाँ पर ए हो बी सी डी ई चलो और एफ, ठीक है, ये 0 0 0 हो, ये अपर ट्रायंगुलर है, इसका एक ही मकसद है भाई ये 0 होना चाहिए, ऊपर जो मर्जी हो, नॉन जीरो एलिमेंट कहता है, नीचे वाले 0, डायगोनल से नीचे के 0, ऊपर वाले नॉन जीरो, ये हो अपर ट्रायंगुलर कहता है। और क्या ये एक्लन नहीं है, और जो ये कह रहा है ना कि ये एक्लन नहीं है वो गलत कह रहा है, और कई जगह कह रहे हैं, मैं सुन के बता रही हूँ आपको कि मत मानना ये एक्लन नहीं है, ये एक्लन है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ और पूछना चाहता है, पता नहीं इसको खुद नहीं पता ही क्या पूछना चाहता है, ठीक है। ये आंसर लगाया हुआ इसने, क्या ये देखो ए फॉल्स है, देखो ध्यान से, ये अपर ट्रायंगुलर है, ये एक्लन फॉर्म है, मैं कह रही हूँ कि ये एक्लन फॉर्म है। उसके बाद आपको कोई ये बताएगा, कोई क्या कई जने बताएंगे कि ये एंट्री 1 करनी है, यहाँ पर जो मर्जी हो जाए, मान लो बी सी है, ये 1 करनी है, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर 1 0 0 0 ये करनी है, ठीक है। ये कोई भी इसको सिंपली एक्लन फॉर्म बोल सकते हो, पर इसका इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि आंसर इन्होंने वही देना है, ठीक है। आपने 1 1 1 बनाने के लिए इनको डिवाइड करा होगा तो आंसर वही आएगा, तो
इसके बाद ये आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको ना एक चीज आती है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, और इसका छोटा नाम होता है कैनोनिकल फॉर्म। ये मेथड्स में चली जाती है। इसके अंदर स्पेशल रूल्स होते हैं। वो क्या कहते हैं, वहाँ यहाँ 1 बनाओ, 0 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0, और फिर जो मैट्रिक्स आएगी वो आपका आंसर देगी। ये होती है कैनोनिकल रो रिड्यूस्ड फॉर्म। इसके अंदर आपको 1 1 1 बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, अपर ट्रायंगुलर एक्लन होती है भाई, मेरे पास सबूत है। आप गूगल खोल के देख लो, आपको पहली मैट्रिक्स दिखेगी ना, वो यही दिखेंगी, ठीक है। मैं पूरा गूगल छान के आई हूँ इसके एग्जाम्पल ढूंढने के लिए, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर है, ये एक्लन है, पर ये नहीं मानता कि ये एक्लन है। अगले वाला देखो, ऑल मैट्रिसेस इन एक्लन फॉर्म, ये एक्लन फॉर्म में है, ठीक है ये, इसको गलत साबित नहीं कर सकते, पर ये है दोनों इक्वल। उसके बाद ये वाली एक्लन फॉर्म में है, रो रिड्यूस कह लो चाहे एक्लन फॉर्म कह लो, है, पर ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है ना। ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसने इस बात को सच माना है कि बी तो ट्रू है और ए गलत है, जबकि आधे से ज्यादा मायनों में दोनों ट्रू है। ये कोई एक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल ढूंढ के दिखा देना अगर आपको कहीं मिल जाए, तो मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन में एग्जामिनर को खुद नहीं पता ये पूछना क्या चाहता है, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं आया? आप इनके एग्जाम्पल्स ढूंढ लेना, आपको खुद से सबूत मिल जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। और बहुत सारे टीचरों ने इसी को सही बना रखा है, कैनोनिकल फॉर्म को रो रिड्यूस बता दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे कैनोनिकल फॉर्म तक कभी पढ़ा नहीं होता, मास्टर्स में आती है ये, और उसको बता दिया और बच्चों ने मान के इसको सच मान लिया है, ठीक है। आप लोग खुद सर्च कर लेना, सबके पास फोन है, सबके पास गूगल है, गूगल देवता सब बताएंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। आगे पूछा आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व, एक कर्व दे रखी है ये रही, और इसका पूछा है। देखो इसके लिए एक बहुत बड़ी जर्नल इक्वेशन होती है, उसके अंदर आपको ए बी माइनस एच स्क्वायर फाइंड आउट करने होते हैं, उसके बाद आप नतीजे पर पहुंचोगे। पर ट्रिक है छोटी सी, देखो आपको सबको पता है हाइपरबोलास की इक्वेशन इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस और ये 4ay प्लस माइनस होती है। इलिप्स की छोड़ो, इलिप्स की और हाइपरबोला की सेम जाती है, पर एक ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जो कि छिपा रहता है हमारी आंखों से, हमें ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि आता ही इतना है, और 11वीं में आता है, 11वीं के मैथ को वैसे कोई सीरियस नहीं लेता। उसकी इक्वेशन होती है बच्चों एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 1 y इक्वल टू 1/x, या कई बार इसको x इक्वल टू 1/y लिखा मिलता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन यही दे रखी है, y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कर दिया, या इसको ऐसे लिखा मिल जाता 1 अपॉन 1 माइनस 1 x माइनस 1। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर देखो y माइनस 0 और 1 अपॉन माइनस 1 x माइनस 1 करके, सिर्फ क्या करेगा, आपका जो ओरिजिन होता है, जो वर्टेक्स होता है ना, वो 0 1 पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा, और जो ये वाला वर्ट ऐसे बनता होता है ना पैराबोला ऐसे, ठीक है, वो ऐसे बन जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या करता है, उसके क्वाड्रेंट को चेंज कर देता है, और x और y के साथ माइनस में आने वाले एलिमेंट, माइनस में आने वाले नंबर उसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और ये ध्यान रखोगे, एक बार कर लिया ना आज की क्लास में, ये पीजीटी में भी आया था, वहाँ पे भी कर लोगे, एक बार कर लिया तो याद रहेगा कि एक्स वाई इक्वल टू 1 क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, बस इतना से याद रखना था। पूछ भी ले तो और डिटेल में बता देंगे। और यहाँ से देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पेयर कैसे हो सकता है, पेयर में नजर आ रही है, ये नहीं है ना, इलिप्स नहीं है, और पैराबोला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हाइपरबोला, हाइपरबोला ना आपके दिमाग में एकदम से ऐसे किक आउट नहीं होगा कि हाइपरबोला हो सकता है, पर है, ये सिंपल वाला नहीं है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला में आएगा, तो इसका सब पार्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ से बस याद रख लेना इस क्वेश्चन से कि ये हमारा हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, कोसाइन ऑफ एंगल्स मेड बाय वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एल, मैंने पूछ रखा कौन सा सही है। 12वीं क्लास में रिजल्ट आता है ये कि एल स्क्वायर आता, तो ये है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, मतलब अल्फा ये 3D में बनेगा ही नहीं, देखो ध्यान से, चलो थोड़ी सी कोशिश। ये कोई वेक्टर है, अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है, और इसके साथ गामा बना रहा है एंगल, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बनाता है। तो कोसाइंस मतलब इन्हीं के कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा मिलके ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं,
इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन की इक्वेशन। और इसी से हमने इसका नाम एल स्क्वायर हम क्या रखते हैं, मैथ में लिखा ही हुआ है, हमने तो बस उसको पढ़ा है, ये इक्वेशन बन जाती है। इसी से एक रिजल्ट और बनता है जो कि याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 बनता है। कैसे आता है सबको पता होगा, इसको जब कन्वर्ट करते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है, 1 से 1 कैंसिल कर दो, ये वाले 2 इधर ही रख लो, बाकी सारे को उधर भेज दो, आ जाएगा 2 के इक्वल। सिंपल से रिजल्ट पूछा आपसे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रो एक्लेन के लिए रो ऑपरेशन लगेंगे, अपर ट्रायंगुलर वाले इसको खुद नहीं पता क्या पूछना चाहता है। जो हाइपरबोला आपको दिया हुआ था, ये क्या चीजें दे रखी है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है आपके पेपर में कि आपको कितना मैथ की ओवरऑल नॉलेज एक साथ है। ठीक है, वेरिएशन है क्वेश्चन में, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, पर है तो आसान ही ना, टफ तो नहीं है। ये देखो एरिया पूछा है, पहले तो बना लो एरिया कैसे बनेगा। देखो एक तो इक्वेशन है y इक्वल टू 6x है, कैसे बनेगी देखो, जब मैं x को 1 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और क्या रखूं मैं 0 रख देंगे x को तो y भी 0 आ जाएगा, मतलब वो रीजन से पास होगी। ठीक है, तो बनाओ पहले इसको, x 1 रखेंगे तो y 6 है, ये रहा 1 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया। तो ये इक्वेशन देखो ये कहाँ से जा रही है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है ऐसे जाएगी, तो इसको ऐसे भेज दो क्या, ये अपने आप ही जा रही है। ठीक है, देखो y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है ना वो हमेशा ही ओरिजिन से जाती है, y इक्वल टू माइनस एक्स कहाँ से जाती है, ये जल्दी जाती है। ठीक है, और अब हमें क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई थी तो 6 के मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया। अगली लाइन है x इक्वल टू 3, x1 x2 x3। ठीक है, इधर कोई दूर दूर हो गए, यहाँ पर 1 इसको मिटाओ, छोटा बनाओ थोड़ा, 1 2 3। ठीक है, समझ जाना, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 हो गया ये यहाँ पर, तो x इक्वल टू 3 लाइन जाएगी तो ये ऐसे करके जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर जाके कहीं कटेगी, कटेगी कि नहीं कटेगी, ये तो टेढ़ी स्लैंट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, तो अब ये निकालो आप पहले, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा इनका क्या बनेगा, इसको उठा के इसमें रख दो भाई, y इक्वल टू 6 इंटू में 3 रखोगे तो y कितना आ गया, 18 आ गया। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y कितना आ रहा है, 18। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे आपके, यहाँ पर 3 और 18 बन गया कि नहीं बन गया, हमें बताइए, 90 डिग्री है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन किससे होने वाला है, इंटीग्रेशन का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर ज़्यादा साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें पता चल रहा है ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल, इसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है। बेस हमें पता है 3 है, हाइट हमें पता चल गई 18 है, रख दो यहाँ पर, बेस कितना है भाई 3, हाइट कितनी है 18, 9 9 दिए 27। क्वेश्चन आसान था ये, मज़ा आया था करते वक्त। ठीक है, आपको भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना ज़िंदगी हमारे मज़े लेगी अगर हमने क्वेश्चनों को करते टाइम थोड़े से मज़े नहीं लिए। और ये सब भाई मैं मेरे एंटरटेनमेंट के लिए बोलती हूँ। ठीक है, खुद को एनर्जेटिक सा फील होता है मजाक करते करते। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दे रखा है जो हम स्टार्टिंग में करके आए, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाला, उसी तरह का फंक्शन है, पर यहाँ पर वेरिएबल 2 दे दिए, पहले हम एक्स पे काम करते थे अब एक्स वाई पे काम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेशनरी पॉइंट आउट फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स वाई दे रखा है, तो ये लो भी कर ली एफ वाई, कर ली एक्स को 0 पुट कर दो और कर ली एफ को, कर ली वाई को भी 0 पुट कर दो और आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे, और वो ये रहे। आगे और भी डिटेल में बता दूंगी इसको आगे और करते हैं। इसको स्क्वायर करोगे तो ए नाम हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे बी हो जाएगा, कर ली स्क्वायर एफ, और एक्स वाई करेंगे इसका सी नाम हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे फिर। ठीक है, सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं, सैडल पॉइंट्स वो होते हैं देखो, ना जो मैक्सिमा देते ना जो मिनिमा देते, कोई भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसी 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 जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैक्सिमा यहाँ पर हो जाता है, सबसे मिनिमा यहाँ पर हो जाता है, पर यहाँ पर भी तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमाज मिल रहे होते हैं ना, तो उनको सैडल पॉइंट्स बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और एक क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीमम नहीं बोलते, भूल गए, एस से नाम है निकल गया दिमाग से, जैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है ना, ऐसे ही था उसका नाम भी, क्या नाम था
था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अलग थे, और चलो आएगा जब भी आगे बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ये एक वो दे रखी है, विजिबल तो है ना सबको कि क्या लिखा हुआ, अगर विजिबल नहीं है तो इसको थोड़ा बड़ा करूंगी तो फिर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर तो निकलना नहीं चाहिए। आपसे पूछा हुआ है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये विच हैज़ द अबव स्टेटमेंट, कौन सी है? देखो आप जब नंबर थ्योरी पढ़ते हो ना ग्रेजुएशन में, अगर भूल गए हो, देखो अभी अभी ताज़ा ताज़ा बीएड बीएससी करके बीएड करी है तो भी भूल ही गए होगे, ये 2 साल की तो बीएड ही है, भुला दिया होगा सब, ठीक है, बीएड ने भी और कुछ जिंदगी ने भी। देखो ध्यान से, हमारे पास नंबर थ्योरी आती है, उसके अंदर फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सब आता है, ठीक है। उसके अंदर से ना ये किसकी थ्योरम है? फर्मेट की है। विल्सन जो काम करती है ना वो फैक्टोरियल पे काम करती है बच्चों, याद रखने का तरीका है ये फर्मेट थ्योरम पी पे काम करती है। स्टेटमेंट तो ये होती है इसकी, p-1 कॉन्ग्रेंट मोड ऑफ p, ठीक है, ये होती है। पर अब यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a के p बन जाता है, और यहाँ पर a आ जाता है और मोड ऑफ p आ जाता है। ये फर्मेट थ्योरम की है, अगर थोड़ा सा भी याद है तो लगा पाए होंगे वो बच्चे इसको, ठीक है, हम तो हमारे में लगाएंगे। और याद रख लो, ये पेपर करने का सिर्फ एक मकसद ये जानना है कि कितनी वेरिएशन आती है क्वेश्चन में, रिपीट नहीं होने वाला, कभी रिपीट नहीं करा D++ भी नहीं, और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाते हैं कि तैयारी भी रखी रखाई रह जाती है। 1-2 वाली तैयारी करके गए होंगे, ग्रेजुएशन और मास्टर्स का उठा लिया पेपर में इन्होंने, मतलब ऐसा मजाक करा ना उन बच्चों के साथ, कसम से। एक बार तो पेपर देख के ना ऐसे करके सांस लेना होता है कि घबराना नहीं है कि कहाँ से आ गया, क्योंकि कर तो पाएंगे, 90 में से 45 ही ठीक करने हैं, और 10 पैडागोजी है उसमें से 8 नंबर ले लेना, ढंग से कर लो पैडागोजी, ठीक है। 45 और 10 55 में तो रैंक ही ऊपर वाला आएगा आप लोगों का, उठा के देख लेना पीछे वाले बच्चों का डेटा, और ऐसे ही नहीं बता रही, स्टडी करके बता रही हूँ, ठीक है। ये वाली और ये वाली रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आती हैं। ये वाली का तो मेरे को खुद नाम याद नहीं है कि कौन से मैथ में से आई है, ये ऊपर वालियों के नाम तो याद है। हाँ भाई, अ रिलेशन इज इक्विवेलेंस कब? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, 12वीं क्लास का पहला चैप्टर का पहले 10 पेज पे आ जाता है। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सॉरी, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो आपसे रूट्स का और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप पूछा, बता दो बच्चों, सारे बता दो, रिवाइज करा दो। देखो ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, और ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा? इसके रूट होंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अरे 2 ही होंगे, अल्फा बीटा गामा और लिख दिया मैंने, ठीक है। एक आध बच्चा के कहेगा यार कैसी मैडम है, और आधों को तो ये यकीन नहीं होगा कि मैडम मैथ पढ़ा रही है, हजम ही नहीं होता लोगों को। पर एक आधी मैडम ऐसी भी होती है जिनको हिंदी इंग्लिश भी नहीं आ रही होती है, जीके भी नहीं आ रही होती है, बस मैथ ही आ रहा होता है, और मैं उन्हीं में से एक हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? दिस अपॉन दिस, और साइन आ जाएगा माइनस। अगला क्या होता है? अल्फा बीटा, सी अपॉन में ए होता है। यहाँ से देखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है? माइनस आ चुका, प्लस आएगा, सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन में ए, ये ए है, 9 मत समझ लेना। ये होते हैं इनके रिश्ते। किस किस के रिश्ते? कोफिशिएंट्स के और रूट्स के, ठीक है। इनके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं और आएंगे भी है पेपर में। मुझे तो नहीं लगता कि D++ भी ये हमसे पूछने वाला है, क्योंकि D++ भी जानता है कि सारे बच्चे PY क्यों करके आए होंगे। करने का मकसद क्या है? सिर्फ ये जानना, दिमाग को पढ़ना, D++ भी कैसे काम करता है वो हमें पता, अनप्रिडिक्टेबल काम करता है। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, सब कुछ पढ़ के जाओ। कौन सा सब कुछ? 11वीं 12वीं का सब कुछ। ग्रेजुएशन के कोई 4-5 टॉपिक उठा लेना, पढ़ लेना। 9वीं 10वीं का तो आप कर ही दोगे 10 दिन में सारा सिलेबस। तो घोट के किसको पीना है? 1-2 को, वो आपके हाथ में है। देखो कोई टीचर कभी ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो आपको नहीं आता हो, बस आप भूल गए हो। हनुमान जी के जैसे अपनी शक्तियाँ भूल जाते हो, भूलना नहीं है, ठीक है। आपने सब कुछ वही पढ़ रखा है जो मैंने या मेरे टीचर्स ने पढ़ा था, ठीक है। वो सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस हम रिवीजन करा सकते हैं। और मुझे सिर्फ मैथ पढ़ाना है तो मैं मैथ का निचोड़ निकाल के रख सकती हूँ आपके सामने, पर कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती जो आपने कभी नहीं करा हो। 18 मैथ ग्रेजुएशन के करके आए हो आप, कितने अच्छे लोग हो आप। करके आए हो कि नहीं करके आए हो?
3 एक सेमेस्टर में थे, 6 2 सेमेस्टर में हो गए, 6 3 18, 18 मैथ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इतनी बड़ी लगी थी अलमारी में, जगह खत्म हो गई थी, अलग से अलमारियाँ देनी पड़ी थी घर वालों को बुक्स रखने के लिए। क्या पूछा था इसने हमसे? ये पूछा था C/A, ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री को चाहता हो तो वो CD फॉर्मूला लगा ले, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी हो जाता है। कौन सा वाला? देखो, हम जानते हैं E आयोटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, थीटा ही। E आयोटा फाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला देखो, ये लिखा हुआ है E आयोटा थीटा, E आयोटा फाई, आप जानते हो ये की क्या बन गया? थीटा प्लस फाई बन गया। इसको क्या लिख दोगे यहाँ पर? थीटा प्लस फाई करेंगे तो कोस थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई, ये हो गया, ठीक है। अदरवाइज CD फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे? देखो ध्यान से, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? कोस थीटा कोस फाई, ठीक है। इसके साथ करोगे तो आयोटा कोस थीटा को साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई, और इसके साथ आयोटा है ना बच्चों, तो इसके वाला आयोटा भी मैं यही लिख देती हूँ प्लस करके, और साइन थीटा और कोस फाई। ये रेड दिख भी नहीं रहा होगा आपको इसके ऊपर, है ना? मुझे नहीं दिख रहा। और माइनस में आ जाएगा, देखो माइनस में क्यों? क्योंकि आयोटा आयोटा है। साइन थीटा साइन फाई आप जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? आप जानते हो कोस है, कोस भी माइनस साइन है, साइन भी क्या होता है? कोस A प्लस बी, थीटा प्लस फाई, प्लस में इन दोनों में से आयोटा कॉमन, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, क्या बन गया? साइन A प्लस बी, तो थीटा प्लस फाई बन गया, ठीक है। दोनों तरीकों से हो सकता है, पर पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री को याद रखने के लिए कोशिश करा करो कि हर चीज में ट्रिग्नोमेट्री ढूंढो, क्योंकि जितना बचोगे ना उतना वो तुम्हारी जान खाएगी, जितना उसके पीछे पड़ जाओगे ना वो तुम्हें याद रहेगी। तो कोशिश करा करो हर चीज में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दो, ये बेस्ट तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री याद रखने का। तो इस क्वेश्चन में बचने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, हर कोई बचने की कोशिश करेगा, मैं बता रही हूँ ना। मैं नहीं करती होती, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तभी याद रहती है जब हर जगह घुसा दो उसको, याद रहेगी घूम फिर के। और जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर था ना, उसमें घुसा दो, हर जगह घुसा दो, फिर सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, भूल ही नहीं पाओगे उनको, ठीक है। और तभी मजा आएगा फिर, क्योंकि मैथ पढ़ के भी तो मैथ ही पढ़ाना है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैथ पढ़ेंगे और फिर छोड़ देंगे, पढ़ाना तो आगे मैथ ही है ना। और ऐसे टीचर बनो बच्चे दिल से दुआ दें, वरना गालियाँ तो फिर सारे ही देते हैं, ठीक है। ये निकालना है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा लो, जो मर्जी लगा लो, 25 को 3 से भाग दे दो भाई, 3 8 24, एक बच रहा है, ये रहा आंसर। इसके अंदर कुछ नहीं भाग देना होता है, भाग को थोड़ा सजा सजा के लिख दिया, कॉन्ग्रुएंटो मॉड्यूलो में लिख दिया, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ भाग देना होता है, ठीक है। और जब ऐसे ये क्वेश्चन करने होते थे ना, मैं तो ऐसे ही करके करती होती थी और फिर लिख देती थी, आसान लगता, आदत हो रखी है। 10 साल अगर इस तरह से भाग के, और आगे कोई कह दे एकदम से कि भाग करने का तरीका बदल दो, तो उनके तरीके से लिख जरूर देंगे पर अपने वाला बदल थोड़ी ना देंगे, नहीं बदल सकते ना। इफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व हैज इवन पावर ऑफ y, y की इवन पावर है, माने कि y की पावर स्क्वायर है या y की पावर 4 है, तो इन्हें पूछा है किसकी सिमेट्रिक होगी। देखो y तो स्क्वायर है, y नेगेटिव ले लो तो भी वही बन जाएगा, पॉजिटिव ले लो तो भी वही बन जाएगा, तो बचा कौन? x एक्सिस, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगी। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो ये लो भाई 4ax, और दूसरा करते हो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये होता है, ये लो भाई x के सिमेट्रिक है कि नहीं है, इधर बनाओगे तो x के सिमेट्रिक है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x के सिमेट्रिक आएगा, क्योंकि y तो है ही, सेम ही वैल्यू तो दे रहा है ना y ने तो नेगेटिव में जाना नहीं है, x की जो भी वैल्यू दे दोगे वो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा आपके पास, ठीक है, सिमेट्रिक टुवर्ड x एक्सिस। नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, कर्ल पूछा, ग्रेडियंट पूछा है, ठीक है, और मजा आएगा ये कराने में, आपको तीनों चीजें बताऊंगी इसके अंदर। मैं क्या बताऊंगी, मतलब ये है ही ऐसी, अगर आप ग्रेडियंट बता रहे हो तो आप, और साथ में कर्ल पूछ लिया, कर्ल तक पहुंचने के लिए आपको ग्रेडियंट बताना पड़ेगा, डाइवर्जेंस बताना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर आओगे। इनसे पहले आपको स्केलर वेक्टर की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्रेडियंट क्या होता है और कर्ल क्या होता है, आंसर इसका 0 है, और निकाल के दिखा देती हूँ कैसे है। देखो ग्रेडियंट एक ऑपरेटर होता है, कौन सा वाला, ठीक है। जब आप इस ऑपरेटर का किसी फंक्शन x y z के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो, डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो ये क्या होएगा आपका, देखो ये इस टाइप का होगा, मतलब f ऑफ
यहाँ पर कुछ x लगा लो, i प्लस में j प्लस k टाइप का होगा। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस। देखो ये आपका एक वेक्टर होता है, यहाँ लगाना तो भूल ही गई। ये आपका इसको बोलते क्या है, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर। और जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बन जाता है डाइवर्जेंस, और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, कर्ल बन जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा है और इसी को आपने समझना भी है। एक मिनट के लिए देखो ध्यान से, हाँ लिख दिया। ये ऑपरेटर है सिर्फ, और इसको आपने जब डॉट प्रोडक्ट लोगे किसके साथ, इसके साथ, ये रहा। इसको सुंदर सुंदर सजा के लिखूँ क्या मैं, एफ है ये मान लो, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, छोड़ो ना, एफ ही लिख देती हूँ ना, तो एफ यहाँ पे लिख दिया। ये लो भाई, नहीं लिख पाऊंगी ऐसे, पूरा समझाना पड़ेगा। एफ है मान लो, तो मैंने इसको f1i प्लस f2j प्लस f3k लिख दूँ, चलेगा। जब डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो करली f बाई करली x, f1 करली f2 बाई करली y, करली f3 बाई करली z। और डॉट में देखो खत्म हो जाते हैं ना आई जे के, डॉट में उन्होंने 1 1 बन जाते हैं, ये नंबर बच गया। इसको बोलते हैं, ये कोई एक्सप्रेशन आई जे के कोई वेक्टर नहीं आता, ये कोई नंबर आता है। ठीक है, या फिर कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आ जाएगा, आई जे के नहीं आएंगे माने इसके अंदर, ये कोई वेक्टर नहीं होता। इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। और जब इसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो एफ के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है, इसको बोल देते हैं कर्ल। ठीक है, और अब आपको कर्ल भी किसका लेना है, यहाँ पर ग्रेडियंट का लेना है कर्ल। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। किसका लेना है, ग्रेडियंट का कर्व लेना है। और रे सारा ही मिटा दिया बच्चों ने, कलर ब्लू लेते हैं। चलो देखो, सॉरी, अब इसका ग्रेडियंट है, ये तो ग्रेडियंट है ही है। अब मैंने इसका कर्ल लेना है ना, तो कर्ल का फॉर्मूला होता है, देखो आई जे के। आई होप वहां पर भी दिख रहा होगा आपको, मिटा दो बच्चों, आधे पे ब्लू दिखेगा। यहाँ लिख दूं आई जे के, ये होता है कर्ल निकालना, किसी का भी निकालना हो कर्ल। ठीक है, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, और करली बाय करली जेड, ये होता है कर्ल। मैंने कहा ना कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, इसके साथ ले दोगे आप। अब आपको किसका लेना है कर्ल, कर्ल लेना है ग्रेडियंट का। ठीक है, ग्रेडियंट क्या है, ये रहा भाई, तो इसके आई जे के लिख दो। तो करली एफ, देखो कर्ल ग्रेडियंट किसका है, साई का दे रखा है ना इसने ग्रेडियंट, तो यहाँ पर एफ नहीं आएगा, साई लिखा जाएगा। ये ऐसा डिजाइन बना दो। ये बात समझ आई कि नहीं आई, कैसे लिखा। कर्ल लेने का तरीका होता है आई जे के बनाओ, ये लिख दो, और जो भी आपको लेना है, अगर एफ का लेना है मान लो कर्ल है, जी का लेना है, जी कोई क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, जी कोई वेक्टर होगा, किसी वेक्टर का आप ये लोगे कर्ल प्रोडक्ट लोगे। देखो डॉट लेना हो या क्रॉस प्रोडक्ट लेना, होना तो कोई वेक्टर चाहिए ना, वेक्टर आपके पास। अब यहाँ पर इसने जिसमें भी दिया हो, एफ एक्स वाई जेड है या एफ जैसा भी है, होगा वो वेक्टर ही। ठीक है, वेक्टर का ही डॉट ले सकते हो, वेक्टर का क्रॉस। तो वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट मैंने यहाँ लिख दिए। इसने बोला था ग्रेडियंट का ले दो, तो हमने ग्रेडियंट का ले दिया। पहले ग्रेडियंट इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं साई का ग्रेडियंट बनाती हूँ तो यहाँ पे साई आ जाएगा ना, और ये आई जे के तो खत्म हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट है फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखना ध्यान से। आई इंटू में देखो रो गया, रो गई और कॉलम गई, इसी को सोल्व करके बता देती हूँ। इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, करली स्क्वायर साई करली वाई करली जेड, माइनस में इनका करोगे तो करली स्क्वायर साई और करली वाई करली जेड। तो आपको क्या पता, देखो वाई जेड ये सेम खत्म हो गया, जीरो आ गया। उसी तरह बाकी के भी जीरो आ जाएंगे। तो टोटल ये आंसर आपका बनेगा कौन सा, जीरो वेक्टर बनेगा। क्योंकि जब इसको सोल्व करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। डाइवर्जेंस सोल्व करके क्या है, डॉट प्रोडक्ट आया ना, कोई नंबर आ जाता है, कोई एक्सप्रेशन होता है, वेक्टर नहीं होता बस। तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो कोई वेक्टर आएगा, तो जीरो वेक्टर होगा। ये भी अधूरा है, जीरो वेक्टर लिखे। जैसे ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश जे, अच्छा यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर आए तो ये जीरो वेक्टर होगा। सिर्फ जीरो नहीं लिख सकते भाई, मतलब पेपर के अंदर पता नहीं क्या पूछना क्या चाहता होता है, ये खुद नहीं पता होता है इसको। समझ आ गया, हाँ। उसके बाद दे रखा है आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एस एंड आर
विद इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये दे रखा भाई बी बिलोंग करता है इसके अंदर। और ये क्या लिखा करते थे हम, क्लास ऑफ ए। और क्लास ऑफ ए में मेरे टीचर्स ने हमें ऐसे समझाया था, मेरी क्लास और मेरी बहन की क्लास सेम होगी। कैसे, देखो मेरा परिवार वही होगा, मेरी बहन का परिवार भी वही होगा। होता है कि नहीं होता है? अगर उसके अंदर ऐसे बोलते भी मेरी बहन मेरे परिवार में मेरी क्लास में बिलोंग करती है और मैं उसकी क्लास में, और इसको बोलते थे इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है ना सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। और एग्जाम्पल यही उन्होंने मुझे समझाया था, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ, आप आगे बच्चों को फॉरवर्ड कर देना इस बात को। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बनाना आता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों बना देते हो। उसके बाद कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब ये मैं हूँ और ये मेरी बहन का परिवार है, ठीक है। उसकी मम्मा मेरी मम्मा, उसके पापा मेरे पापा, उसका भाई मेरा भाई, उसकी मौसी मेरी मौसी, सब सेम होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि बी की क्लास भी भाई वही तो हुई ना जो ए की क्लास है, तो इसलिए ये सही है। क्लास छोटी बड़ी नहीं हो सकती, और नॉट इक्वल का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें बिलोंग करता है। ये बात समझ आई कि नहीं? एग्जाम्पल देख लेना, मेरे को तो याद है भाई, जब से मैंने पढ़ा था यही एग्जाम्पल था, और यही मुझे याद है, और ये मुझे समझ भी आया था उसी टाइम पे। रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स आर कितनी होती है, कितनी भी बना लो, जितने ऑपरेशन लगाते जाओगे उतनी बनती जाएंगी। यूनिक, देखो एक और बात बता दूं इसी के अंदर, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, इसको एचलन मत बोल देना, अभी बता रही हूँ। एचलन जो सुनेगा वो भी हंसेगा, और टीचर ऐसा टॉपिक नहीं होता जिसपे कोई हंस जाए, ठीक है। वो मजाक अलग बात होती है, पढ़ाओ ऐसा, बोलो ऐसा कि याद रहे। गलत आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, आपसे 50 बच्चों ने पढ़ा, वो आगे 500 को पढ़ा रहे हैं जाके, तो सब एक्चलेंट बोलेंगे, एक्लेन, दिस इज एक्लेन, ठीक है। मैं जितनी हिंदी की इज्जत करती हूँ, और ना इंग्लिश उसी को अच्छी बोलनी आती है, तो जिसकी हिंदी अच्छी होती है, जानते हो ना, ये ओ, और इसको क्या बोलते हैं, औ, और छोटी ओ बड़ी ओ नहीं पढ़ते होते, ओ औ ए, और ये क्या होती है, इसके तो लगता ही नहीं है, आई ए आई ओ औ। तो इंग्लिश में उन्हीं की अच्छी होती है जिनकी हिंदी भी अच्छी होती है, वरना तो फिर दिस इज एचलेन, एचलेन नहीं होता ये, ठीक है। रो रिड्यूस यूनिक होती है, ये याद रख लेना, ये यूनिक होती है, ये कितनी भी हो सकती है, जितने ऑपरेशन लगते जाएंगे सारी एक्लन फॉर्म्स ही होती हैं, उनके कोई और नाम नहीं होते, बस वो बिटवीन द प्रोसेस होती है, ये लास्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद कोई और रिजल्ट नहीं बनता होता उसका। और कितने ऑपरेशन लगा सकते हो, आपकी मर्जी होती है, जितने ऑपरेशन लगाओगे, जिस टाइप के लगाओगे, वो उतनी ही बनती जाएंगी, तो इनफाइनाइट। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स? इसके अंदर ना डिस्क्रिपेंसी बता रखी थी, पता नहीं क्यों बता रखी थी, जबकि आंसर तो है इसका। इलिप्स देखा, इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, ठीक है। तो स्मॉल एक्सिस बिग एक्सिस, तो 8 पाई आंसर आ रहा है। इसके अंदर पता नहीं क्यों डिस्क्रिपेंसी लगी हुई थी। ओके, समझते तो हो ना क्यों आता है, क्योंकि सर्कल का क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर, ये चपटा हुआ सर्कल ही तो है, सर्कल थोड़ा फैल गया है या फिर सर्कल थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, तो इसकी जो आर स्क्वायर है ना, वो दोनों आर ए और बी बन गई है, इसने बदल दिया। नेक्स्ट, खत्म। चलो भाई, नेक्स्ट जो 20 है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। बने रहना या कहीं और बने रहना, किसी और की वीडियो देख के पढ़ते हो तो पर पढ़ना सही, क्योंकि आगे आपने टीचर बनना है, ऐसा पढ़ो कि आपने वही आगे अगर पढ़ाना है तो आप एक अच्छे टीचर बन सके, ठीक है। क्योंकि टीचर कोई मजाक तो नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं आज सब्जी अलग बना देंगे कल अलग बना देंगे, सब्जी वही बनेगी फिर, मतलब आप टीचर बन रखे हो तो टीचर की एक क्वालिटीज़ होते हैं कुछ जो मेंटेन, बीएड में पढ़ी है ना टीचर की क्वालिटीज़ भी, एक पेज भर देते थे, ठीक है। तो उसी तरह से टीचर की वो सारी क्वालिटीज़ खुद के अंदर होनी चाहिए। कोई नहीं कहता हम घर पे चाहे जैसे भी मर्जी है, पर हम जब एक टीचर बन के किसी के सामने आते हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन का ट्रेंड चला हुआ, अगर मैं ऑनलाइन भी आ रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं समझू कि कोई कुछ कह देगा मुझे, ठीक है, कह भी देगा तो फर्क नहीं पड़ता, कमेंट्स में जो आता है, पर अच्छे होंगे, आप अच्छा बनोगे तो ही अच्छे बोले जाओगे, ठीक है। अगर गलत बोलोगे तो फिर है तो है ही है। तो आपको डिग्निटी मेंटेन करनी होती है किसी पोस्ट के बारे में, तो टीचर एक ऐसी पोस्ट है जिसकी डिग्निटी बहुत ज़रूरी होती है, उसको आप टीचर बनने वाले हो इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि भरमार है वैकेंसीज की, बहुत अच्छी खासी आई है, ठीक है। तो तैयारी में जुटे रहो, और बस
शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।